नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम फिरोज तुगलक जी के बारे में जानेंगे और उनके शासन के दौरान ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य घटित हुए थे उनके बारे में जानेंगे कि उन्हीं के आधार पर पेपरों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। फिरोज तुगलक इनका जो समय है वो 1351 ईस्वी से, ठीक है, 1351 ईस्वी से कितना है 1388 ईस्वी, यानी कि ये 1351 में सुल्तान बनते हैं और 1388 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। अब हम इनके परिचय के बारे में जानते हैं कि भाई फिरोज तुगलक जब शासक बने थे तो इनका वंश, भाई तुगलक परिवार तो था ही, लेकिन इनके पिताजी कौन थे, इनकी माताजी कौन थी, उनके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। तो ये कौन थे? ये गयासुद्दीन तुगलक के, इसके गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे मलिक रजब। मलिक रजब के पुत्र कौन थे? मलिक रजब के पुत्र थे फिरोज तुगलक। यानी आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि फिरोज तुगलक के पिताजी का नाम मलिक रजब था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे। ठीक है। इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम नैला था, नैला देवी है या नाइला, कहीं कहीं पर यह नाइला भी मिलता है। ये कौन थी? ये थी अबोहर की, अबोहर के भट्टी। अबोहर के भट्टी राजपूत कौन थे? अबोहर के भट्टी राजपूत थे राय रणमल। राय रणमल थे, ठीक है, यहां पर मैं राय भी लिख देता हूं, ये राय थे, राय रणमल इनका नाम था। ये इनकी पुत्री थी, कौन? फिरोज तुगलक की माता जी। जब मोहम्मद बिन तुगलक जी, जो इनसे पहले सुल्तान थे, वो झट्टा के विद्रोह को दबाने जाते हैं। जब झट्टा का विद्रोह वो दबाते हैं तो उसी झट्टा के विद्रोह को दबाने के समय सिंध प्रांत में हुआ था विद्रोह, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो फिरोज तुगलक भी कहां पर थे उस समय? फिरोज तुगलक भी सिंध प्रांत के झट्टा में ही थे और वहां पर ही इनका राज्यारोहण होता है, यानी राज्य अभिषेक होता है। कहां पर? छट्टा, सॉरी मैं अभी झट्टा बोल गया, छट्टा में ही इनका राज्य अभिषेक होता है। यानी इनकी जो सुल्तान बनने की प्रक्रिया है वो छट्टा से ही शुरू होती है, सिंध प्रांत के छट्टा से। जब ये वहां पर सुल्तान बनते हैं तो तभी सल्तनत काल के जो वजीर थे, सल्तनत के जो वजीर थे, कौन थे वजीर? वजीर थे ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं। अब ये विद्रोह कर देते हैं और दिल्ली की गद्दी पर 6 वर्षीय एक बच्चे को सुल्तान बना देते हैं, गद्दी पर बनाकर बिठा भी देते हैं, और क्या कहते हैं कि ये तुगलक वंश का वंशज है, तुगलक वंशों का ये वंशज है, तुगलकों का ये वंशज है। अब जी ये 6 वर्ष के बच्चे को बैठा देते हैं गद्दी पर और बता भी देते हैं कि ये भी तुगलक वंश का है, ठीक है। लेकिन क्या है, फिरोज जो इस विद्रोह को दबा देता है। जब फिरोज इस विद्रोह को दबाते हैं तो क्या होता है, ये जो वजीर साहब हैं ये प्रार्थना पत्र लिख देते हैं, क्षमा याचना कर देते हैं कि भाई हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती होगी। जब वो क्षमा मांग लेते हैं तो फिरोज तुगलक इन्हें माफ कर देते हैं। माफ कर देते हैं तो क्या करते हैं, वजीर को समाना जाने के लिए आदेश देते हैं कि अब आप यहां नहीं रुकेंगे, आप यहां से सवाना के लिए जाइए, प्रस्थान कीजिए। जब ये सवाना के लिए चलते हैं तो होता क्या है कि रास्ते में ही एक व्यक्ति इन वजीर महोदय की मृत्यु कर देता है, हत्या कर देता है। यहां से वजीर जी का जो विद्रोह था, जो इन्होंने षड्यंत्र करे थे, वो समाप्त हो जाते हैं विद्रोह होने के बाद में। अब आप ये समझ लीजिए कि फिरोज तुगलक का जो सुल्तान बनने का जो चरम था वो
विद्वानों ने उसके लिए क्या बोला है, इतिहासकारों ने, कि इनका जो ताज था वो कांटों का ताज था। कांटों का ताज क्यों था? क्योंकि फिरोज तुगलक के सुल्तान बनते ही बहुत सारी समस्याएं थी। नंबर एक तो किसानों का ऋणग्रस्त होना, किसानों पर कर्जा बहुत था मोहम्मद बिन तुगलक का। अमीर संतुष्ट नहीं थे मोहम्मद बिन तुगलक से, वो भी विद्रोह करते थे। अमीर भी खुश नहीं थे, तो राज्य का खजाना खाली था, ठीक है ना। विद्रोहियों का दमन भी करना था, क्योंकि विद्रोह बहुत ज्यादा होने लगे थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही चालू हो गए थे विद्रोह। तो कुछ ऐसी चीजें थी, उसी दौरान किसानों का ऋण होना, अमीरों का उनके खिलाफ होना, विद्रोह का शुरू हो जाना, ठीक है ना, राजकोष का खाली होना। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनके लिए बोला गया है कि इनका जो ताज था, जब ये सुल्तान बने तो वो कांटों का ताज इसके लिए बोला गया था, फिरोज तुगलक जी के बारे में। इससे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में आता है कि किसके शासनकाल को कांटों का ताज बोला गया है, तो फिरोज तुगलक हो सकता है, आए भी। इसके बाद होता क्या है, जब ये सुल्तान बन जाते हैं तो ये आदेश देते हैं, सुल्तान बनते ही क्या करते हैं, ये जो तकावी ऋण था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसे ये माफ कर देते हैं, किसानों को खुश करने लेके। भाई क्योंकि विद्रोह तो था ही, समस्या थी, सुल्तान तो बन गए, अब उनको शांत कैसे करा जाए। किसानों को शांत करने के लिए ये ऋण को माफ कर देते हैं, सारे ऋण को माफ, चलो किसानों से कोई तबाकी ऋण, तकावी ऋण नहीं लिया जाएगा। अमीरों को क्या करते हैं, अमीरों को ये क्या खुश करने के लिए क्या करते हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक जी ने जिनकी हत्या कर दी थी उनके लिए क्या करते हैं, ये प्रार्थना पत्र लिखते हैं, उन्हें खुश करने के लिए जागीरें देते हैं, सेना में पद भी देते हैं कि भाई चलो किसी भी तरीके से आप लोग खुश हो जाएंगे। और क्या करते हैं ये, तो ये क्या करते हैं, जो सल्तनत काल के महालेखाकार थे ख्वाजा फकर सदी, याद रखना, ख्वाजा फकर सदी को ये आदेश दे देते हैं कि ऋण वाला जो रजिस्टर है, जिनने आपने जिन जिन का ब्यौरा उसमें लिखा है, जिन पे ऋण है, उसे रद्द कर दो। यानी ऋण वाले रजिस्टर को रद्द करने का आदेश भी फिरोज तुगलक दे देते हैं। और इसके बाद में फिर क्या करते हैं, इसके बाद में ये क्या करते हैं कि ये शुक्र वाले, जो शुक्र वाला जो खुतबे थे ना, शुक्र वाले दिन जो खुतबे करते हैं, तो शुक्र वाले खुतबे में ये क्या है, फिरोज तुगलक, तुगलक वंश के सुल्तानों के साथ साथ, भाई तुगलक वंश के सुल्तानों का नाम, जो पूर्वज थे उनका नाम लिखते हैं, खलीफाओं के नाम भी लिखते हैं, प्लस इसमें क्या करते हैं कि उनके साथ में मोहम्मद गौरी, जो गौरी थे उनका नाम भी खुतबे में शामिल करते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज जो मायने की है, थोड़ा गौर करने की है, यहां से क्वेश्चन फंस सकता है कि जब खुतबों में मोहम्मद गौरी का भी नाम वे लिखवाते हैं, तुगलकों का नाम लिखवाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, लेकिन इसमें एक नाम नहीं था जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अपने शासन के दौरान जो शुक्र वाले दिन यानी शुक्रवारी जो खुतबा था उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं लिखवाते। और इन सारे खुतबों को ये क्या करते हैं, संदूक में भरकर इसे मोहम्मद बिन तुगलक जी की कब्र में दबा देते हैं। ये कार्य ये करते हैं। इसके बाद जब ये सुल्तान हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ये करते हैं कुछ अभियान अपने राज्य विस्तार के लिए। तो सबसे पहला जो अभियान ये करते हैं वो करते हैं बंगाल पर, और बंगाल का जो राज्य था वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय जो इलियास थे, जो शमसुद्दीन इलियास के नाम से स्वतंत्र शासक बनते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय वो आजाद हो गया था। अब फिरोज क्या करते हैं, उसी पर इलियास, शमसुद्दीन इलियास पर, ये बंगाल पर आक्रमण करते हैं। भैया क्यों करते हैं आक्रमण की, आखिर नौबत क्यों आई? तो नौबत इसलिए आती है कि जब ये बंगाल पर आक्रमण करते हैं तो बंगाल का शासक था शमसुद्दीन इलियास साहब। ये क्या करता है, एक जगह थी तिरहुत, क्या था, तिरहुत। ये जो जगह है, जिस जगह पर बंगाल के शासक ने आक्रमण किया था, इस पर ये तिरहुत
दिल्ली सल्तनत के अधीन था। किसके अधीन था? दिल्ली सल्तनत के। पर बंगाल के शासक करते हैं इस पर आक्रमण। तो क्या करते हैं? फिरोज जाते हैं इस आक्रमण को रोकने के लिए, क्योंकि तो उसने तो दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र पर अब अपना आक्रमण शुरू कर दिया, यानी उधर से भी राज्य विस्तार होने लगा। तो ये जाते हैं फिर उधर। तो होता क्या है, तिरहुत पर जब आक्रमण करते हैं तो ये इलियास जो हैं वो पंडुआ, यानी पंडुआ क्या थी? राजधानी थी बंगाल की उस समय इनकी। तो ये उसे छोड़कर जब ये लड़ते हैं तो वहां पर आ जाते हैं अगदला, इकदला सॉरी इकदला आ जाते हैं। कहां से आ जाते हैं? पंडुआ को छोड़कर, अपनी राजधानी को छोड़कर इकदला आ जाते हैं इलियास शाह, शमसुद्दीन इलियास जी, क्योंकि इन्होंने तिरहुत पर आक्रमण किया था। अब दोनों में हो जाती है संधि, इलियास की और फिरोज तुगलक जी की हो जाती है संधि। संधि हो जाती है और फिरोज तुगलक इनको शासक मान लेते हैं कि भाई तुम ही अब बंगाल के शासक हो। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि पहला फिरोज तुगलक का जो अभियान था, बंगाल अभियान, वो असफल हो जाता है। इसके बाद में शमसुद्दीन, और ये क्या, हाँ इसके बाद में क्या है, 1355 ईस्वी में ये दोबारा लौटकर दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आ गए 1355 ईस्वी में। इनके बाद में, यानी शमसुद्दीन इलियास के बाद में, इसका जो उत्तराधिकारी था, पुत्र था, वो था सिकंदर शाह शासक बनता है। सिकंदर शाह शासक बनता है और यह इतना क्रूर और अत्याचारी था कि वहां की जनता को परेशान कर देता है। जब परेशान करते हैं तो होता क्या है, वहां से एक फखरुद्दीन मुबारक शाह, ये फखरुद्दीन मुबारक शाह पहुंचते हैं कहां पर? दिल्ली में आते हैं, दिल्ली सल्तनत पे, और फिरोज शाह तुगलक जी से निवेदन करते हैं कि महाराज आपने ऐसे आदमी के हाथों शासन सौंप दिया बंगाल का, ऐसे आदमी को, इसके पूर्वज को तुमने बंगाल का सुल्तान घोषित कर दिया, ये तो इतना अत्याचारी है कि इसने तो परेशान करके रख दिए। ये कहते हैं कि आप बंगाल पर आक्रमण करो। होता भी यह है, फिरोज तुगलक इनका बात मान लेते हैं और बंगाल का अभियान दोबारा से बंगाल पर आक्रमण करने चले जाते हैं। तो ये थे कौन? फखरुद्दीन मुबारक शाह के दामाद थे जफर खां। याद रखना कौन थे? इस अनुरोध को करने वाले, अनुरोध को करने वाले फिरोज तुगलक से कौन थे? फखरुद्दीन मुबारक शाह के दामाद थे जफर खां। जफर खां कहते हैं कि आप चलिए बंगाल पर आक्रमण कीजिए और उसके अत्याचारों से उसे मुक्त कीजिए। अब फिरोज तुगलक पहुंच जाते हैं आक्रमण करने। तो कब होता है? 1359 ईस्वी में दोबारा से बंगाल पर आक्रमण होता है। लेकिन होता क्या है, सिकंदर शाह अपने पूर्वज यानी अपने पिता की तरह अनुसरण करके, क्योंकि इसके पिताजी भी पंडुआ को छोड़कर इकदला भागे आए थे, फिर बाद में संधि हुई थी, तो ये भी यही करते हैं। ये क्या करते हैं, वहां से जब इन पर दोबारा आक्रमण होता है तो वहां से भागकर ये इकदला के दुर्ग में आकर छिप जाते हैं। अब भैया दुर्ग में छिप जाते हैं तो फिरोज तुगलक की जो सेना है वो इस दुर्ग को जीत नहीं पाती और वहां से फिर ये लौटना पड़ता है इन्हें। जब ये वहां से लौटते हैं तो रास्ते में चलते हुए ये क्या करते हैं, जब वहां से लौटते हैं तो होता क्या है कि समय हो जाता है 1360 ईस्वी का। 1360 ईस्वी का समय हो जाता है। फिरोज तुगलक जौनपुर में रुके हुए थे बंगाल से आते समय। बंगाल कब गए थे भैया? बंगाल गए थे जब तिरहुत वाला कांड हुआ था, दोबारा से कब गए थे? 1359 ईस्वी में दोबारा आक्रमण करने। अब ये वहां पर हो जाते हैं। तो 1360 में ये जौनपुर में ठहरे हुए थे। जौनपुर में ठहरे हुए थे तो होता क्या है, जब वहां से लौट रहे थे बंगाल से, जौनपुर में थे, तो ये सोचते हैं कि अब अगला आक्रमण किस पर करें। तो ये क्या करते हैं, जाजनगर की तरफ, ये करते हैं जाजनगर और उड़ीसा पर आक्रमण। भैया जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण क्यों करते हैं? ठहरे हुए तो जौनपुर में थे, लेकिन इनके दिमाग में आता है कि चलो जाजनगर पर आक्रमण किया जाए और उड़ीसा को भी लूटा जाए। तो होता भी यही है कि ये जब जाजनगर की तरफ चलते हैं तो जाजनगर में ये आक्रमण करते हैं और उड़ीसा से ये हाथियों को लेना चाहते थे, हाथियों पर अधिकार, क्योंकि उड़ीसा हाथियों के लिए
बहुत ज्यादा मशहूर था। तो ये उड़ीसा के मंदिर कौन सा था? जगन्नाथ मंदिर को भी नष्ट करते हैं। क्यों करते हैं? वहां का जो शासक था ना, उसका नाम था भुवनदेव तृतीय। ये भुवनदेव तृतीय उड़ीसा को छोड़कर भाग जाते हैं और तेलंगाना चले जाते हैं। तेलंगाना जाने के बाद में भाई ये जो है फिरोज तुगलक क्या करते हैं? ये तो हो गए उड़ीसा का, एक तो जगन्नाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया और वहां की मूर्तियों को खंडित कर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद ये अभियान करते हैं जाजनगर का जब अभियान करते हैं तो जाजनगर को लूटते हुए छोटे नागपुर जाते हैं। और यहां जाते समय क्या होता है कि इनकी सेना रास्ता भटक जाती है जाजनगर के जंगलों में हो जाते, तो आधी सेना इनकी वहां पर इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यह घटना तो 1360 की है। लेकिन इसके बाद में ये क्या करते हैं? नगरकोट पर भी आक्रमण करते हैं। और नगरकोट पर जब ये आक्रमण करते हैं तो वहां की मूर्तियों को तोड़ देते हैं और मंदिर में गाय के मांस को और पुजारियों को यानी ब्राह्मणों के गले में डालकर ये पूरे नगर में घुमाते हैं और मूर्ति पूजा के विरुद्ध भाषण देते हैं। ठीक है। और यहां से नगरकोट की मुख्य जो मूर्ति थी उसे ये ले जाकर कहां पर? मदीना में भेज देते हैं। ठीक है। और आक्रमण का समय क्या था? 1361 ईस्वी में यह घटना घटती है। इसके बाद ये करते हैं झट्टा और सिंध, यानी झट्टा नहीं ठट्टा और सिंध पर यह आक्रमण करते हैं 1361 ईस्वी में। यानी 1361 ईस्वी में यह जाजनगर और उड़ीसा पर भी करते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या? 1361 में ठट्टा और सिंध पर भी आक्रमण करते हैं। जब ये आक्रमण करते हैं तो उस समय ठट्टा का जो शासक था वो था जाम्बिया पर आक्रमण करते हैं। और जाम्बिया पर जब आक्रमण करते हैं तो जाम्बिया बहुत ही अच्छे कड़े मुकाबले के साथ इनसे संघर्ष करता है। उससे होता क्या है? मजबूरन इन्हें फिरोज तुगलक को पीछे हटना पड़ता है, जिससे इसे बहुत ज्यादा हानि होती है और इसकी सेना गुजरात की तरफ पलायन करती है। जब ये गुजरात की तरफ पलायन करते हैं तो इनकी 1/4 सेना कच्छ के रण में फंस जाती है, जंगलों में भटक जाती है और होता क्या है? बहुत ज्यादा इन्हें नुकसान होता है। इसके बाद ये गुजरात में ही रहते हैं और वहां पर शांति व्यवस्था बनाते हैं। जब ये वहां पर शांति व्यवस्था बनाते हैं तो ब्राह्मणी वंश का जो विद्रोही था, ब्राह्मणी वंश का विद्रोही सरदार था बहराम क्या कहता है? इनसे निमंत्रण करता है कि आप दक्षिण भारत पर आक्रमण करें। लेकिन ये उस आक्रमण के लिए मना कर देते हैं, अस्वीकार करते हैं, नहीं भाई हम उधर की तरफ आक्रमण नहीं करेंगे, हम अपने ही क्षेत्र की तरफ जाएंगे। तो ये जो है 1361 में जो सिंध पर इन्होंने आक्रमण किया था जाम्बिया पर, यह घटना होती है क्योंकि जाम्बिया अच्छी तरह लड़ता है तो पीछे हटते हैं और गुजरात की तरफ चले जाते हैं। तो उसके बाद 1361 में ही गुजरात में यह शांति व्यवस्था स्थापित करते हैं। इसके बाद में जो दिल्ली सल्तनत के वजीर थे, कौन थे? खाने जहां मकबूल, ये इनके पास में एक नई कुमुक भेजते हैं और क्या करते हैं? भाई आप दोबारा जाम्बिया पर आक्रमण कीजिए, कि आप आइए दोबारा जाम्बिया पर किए। और होता भी यही है, दोबारा जब फिरोज तुगलक जाम्बिया पर यानी ठट्टा पर आक्रमण करते हैं तो ये हार जाते हैं और हारने के बाद में ये कर देना स्वीकार कर लेते हैं, अपनी हार मान लेते हैं, कर भी देना मंजूर कर लें, ठीक है भाई अब हम कर देंगे। तो ये कुछ थे इनके अभियान जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्होंने भूमि की नाप की जो प्रणाली थी, जो कि इनके पूर्वजों के द्वारा चालू थी, नाप की प्रणाली, फिरोज तुगलक ने इसका त्याग कर दिया था और क्या शुरू किया था? जागीरदारी व्यवस्था। फिरोज तुगलक ने जागीरदारी व्यवस्था को
शुरू किया था और तकावी ऋण को माफ कर दिया था, जो कि हमने अभी आपको जानकारी दी थी। इसके बाद में ये क्या करते हैं, कर निर्धारण का जो दायित्व है कि भाई आखिरकार हमारे साम्राज्य का कर लगभग कितना है, इसके बारे में तो हमें मालूम होना चाहिए। तो कौन था, ख्वाजा हिसामुद्दीन। ख्वाजा हिसामुद्दीन थे, जो कि एक अधिकारी थे, कर का निर्धारित यानी कर से राजस्व से संबंधित अधिकारी थे। ये उन्हें इसका दायित्व देते हैं और वो क्या करते हैं, वो संपूर्ण आय वो फिरोज तुगलक के शासन की यानी दिल्ली सल्तनत की संपूर्ण आय का जो ब्यौरा तैयार करते हैं, तो वो करते हैं 6,75,00,000 रुपए कि भैया तुम्हारे साम्राज्य की जो संपूर्ण आय है 6,75,00,000 रुपए है। लेकिन जब ये किसानों का ऋण माफ करते हैं, तकावी ऋण को माफ करते हैं, तब ये किसानों के लगभग 2 करोड़ रुपए के टका यानी 2 करोड़ रुपए की ऋण को माफ करते हैं। इसके बाद में ये 24 प्रकार के जो कर थे उस समय शासन में, 24 प्रकार के कर यानी अबाबों को ये क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। केवल शरीयत के हिसाब से ये 4 प्रकार के करों को अपने शासन में लागू करते हैं, शरीयत के अनुसार ये निर्धारित करते हैं। और वो क्या थे, वो थे जजिया, जकात, खम्स और खराज। ये वो 4 कर थे जिन्हें फिरोज तुगलक लागू करते हैं। यही वो पहले सुल्तान हैं जो जजिया से खराज जो कर था उसे पृथक करते हैं, यानी अलग करने वाला जो काम है, जजिया को खराज से अलग, जजिया को खराज से अलग जो किया था पहले सुल्तान फिरोज तुगलक ही हैं जिन्होंने इसे अलग किया था। ये केवल शरीयत के अनुसार 4 प्रकार के करों को लागू करना चाहते थे और करे भी थे कि भाई 4 प्रकार के कर होने चाहिए। इसमें क्या है, ये जो खम्स है, खम्स जो था वो युद्ध में लूटे गए माल पे लगने वाला कर था, ठीक है ना। जजिया जो था वो ब्राह्मणों से लिए जाने वाला कर था और खराज और जकात जो थे वो मुसलमानों से लिए जाने वाले धार्मिक कर थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, खम्स से 1/5 जो खम्स लूट का माल होता था युद्ध के दौरान, तो 1/5 ये राज्य के लिए एक यानी 1/5 हिस्सा राज्य का और बाकी 4/5 हिस्सा जो था सैनिकों में बांटने के लिए कि भाई बाकी सैनिकों में बटेगा। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे शासक थे जिन्होंने इस कर को ही परिवर्तित कर दिया था, यानी खम्स पर केवल सल्तनत का ही अधिकार यानी राजा का यानी सुल्तान का ही अधिकार था, यानी राजकोष में सीधा जमा। तो इन्होंने उसे दोबारा से शरीयत के अनुसार ही बना दिया कि भाई 1/5 राज्य का हिस्सा होगा और बाकी 4/5 सैनिकों में बांटा जाएगा। होता भी यही करते हैं। फिरोज तुगलक जो है अपने साम्राज्य के दौरान कुछ सिक्कों का प्रचलन करते हैं और सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है। वो कौन से सिक्के हैं, फिरोज तुगलक ससगनी नामक सिक्का चलाते हैं जो कि चांदी का सिक्का था। ससगनी सिक्का चांदी का सिक्का था जो कि फिरोज तुगलक अपने शासन के दौरान चलाते हैं, जो कि 6 जीतल का, याद रखना ये 6 जीतल के बराबर होता था। इसके बाद में ये जो सिक्का चलाते हैं उसका नाम था आधा सिक्का। आधा सिक्का जो होता था ये मिश्रित धातु का होता था। मिश्रित धातु मतलब चांदी और तांबे के मिश्रण से बना हुआ सिक्का। ये अपने शासन के दौरान इसे चलाते थे। इसके बाद जो ये सिक्का चलाते थे उसका नाम था बीख सिक्का था जो ये चलाते थे। ये भी मिश्रित धातु का ही सिक्का होता था और 4 जीतल के बराबर इसकी वैल्यू थी, ठीक है ना। ये मानक था 4 जीतल के बराबर, ये इसका मानक इकाई के रूप में था कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो 4 जीतल के बराबर होगी। तो कौन से सिक्के की, बीख सिक्का जो था मिश्रित धातु का, इसे 4 जीतल के बराबर था। सिक्कों पर फिरोज तुगलक क्या करते हैं, जब ये सिक्के चलाते हैं तो ये इन सिक्कों पर
क्योंकि देखो हमेशा जो भी सुल्तान हुए हैं वो सिक्कों पर या तो अपने आप का नाम, अपने पुत्रों का नाम, पुत्री का नाम या फिर खलीफाओं के नाम अंकित कराते हैं। तो उसी प्रकार फिरोज तुगलक ने भी अपने सिक्कों पर अपने नाम, स्वयं के नाम यानी अपने नाम के साथ साथ इसने अपना पुत्र था इनका फतेह खां, इनके पुत्र थे फतेह खां, उसका नाम भी इनने यानी फिरोज तुगलक ने सिक्कों पर अंकित किया था। क्या किया था? सिक्कों पर अंकित किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको फिरोज तुगलक जी के बारे में और उनके शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।